हेलो दोस्तों, आइडियल यूथ क्लब की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं तथा आज मैं बनाने वाला हूं वीडियो गंगा नदी प्रवाह तंत्र के बारे में। इसके तहत हम देखेंगे कि गंगा नदी एक हमारे देश की जीवन रेखा के रूप में है तथा यह सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूप से घनी जनसंख्या ये अपने किनारे लेके चलती है। घनी जनसंख्या आबादी इसके किनारे है तथा ये पूरा भारत में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि का मैदान तैयार करती है, जिससे हम कह सकते हैं कि गंगा नदी के इर्द गिर्द के मैदानी भाग में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि पाई जाती है तथा इसका लंबाई, गंगा नदी का लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा यह अनेक छोटे छोटे धाराओं से मिलकर हरिद्वार के पास संपूर्ण रूप से एक होती है और यह गंगा नदी का नाम इसे मिलता है। और यह पूरा विस्तार अपने 2525 किलोमीटर में, भारत में इसका कुल विस्तार 2071 किलोमीटर है। भारत में इसका विस्तार 2071 किलोमीटर है तथा शेष विस्तार बांग्लादेश में है। और इस अपने विस्तृत क्रम में ये जो गंगा नदी एक प्रवाह तंत्र है, पूरा प्रवाह तंत्र, इसमें अपने कई छोटे छोटे नदियों को, पहाड़ी नदी, पठारी नदी, सभी के जल को अपने में समाहित करते हुए यह नदी को बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाती है तथा इसका विस्तार हम देखें तो 4 राज्य में है। मुख्य रूप से 4 राज्य में सबसे पहले ये गंगा की कोई धारा भागीरथी, एक धारा है भागीरथी, जिसका कि उद्गम स्थल गंगोत्री के गोमुख हिमानी से है। ये वहाँ से निकलते हुए, यानी उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय का भाग है गंगोत्री गोमुख हिमानी, इसमें अनेक कई छोटे छोटे जलधाराओं के मिलने से यह इस नदी का निर्माण होता है। और यह गंगोत्री के गोमुख हिमानी उत्तराखंड से निकलने के बाद यह उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश से फिर निकलते हुए बिहार की ओर बिहार में प्रवेश करती है और बिहार से फिर निकल के पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से अंततः यह बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें भारत में इसका विस्तार 2071 किलोमीटर, शेष विस्तार बांग्लादेश में पाया जाता है तथा सीरियली क्रम में 4 राज्य में विस्तार देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल है। इसे राष्ट्र नदी घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2008 ईस्वी में। इसके पहले यह राष्ट्र नदी नहीं था, परंतु 2008 ईस्वी में गंगा की अत्यंत ही अग्रणी भूमिका निभाने में, यानी हम कह सकते हैं गंगा के किनारे जितने भी शहर बसे हुए थे, इसे पीने का पानी तथा औद्योगिक बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में गंगा का जो योगदान रहा, इसकी महत्व को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा 2008 ईस्वी में इसे राष्ट्र नदी के रूप में घोषित किया गया। और यह अपने गंगा नदी अपने किनारे चारों बसे हुए शहर को यह एक विशेष भूमिका प्रदान करती है उस शहर को विकसित होने में तथा इसी पे गंगा नदी पर ही NW1 नेशनल वाटरवे 1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि 1680 किलोमीटर लंबा है, इलाहाबाद से हल्दिया तक का इसका NW1 का प्रारंभ किया गया 1680 किलोमीटर तथा हम लोग गंगा नदी को 31 मीटर से अधिक गहराई होने के कारण इसे एक विशाल नदी के रूप में देखते हैं तथा हिंदू धर्म में इसे हम लोग माँ की उपासना देते हैं, गंगा माँ देवी की उपासना करते हैं देवी तथा इसमें हम लोग सुनते आ रहे हैं कि गंगा का पानी कभी दूषित नहीं होता, गंगा का पानी इतना शुद्ध है, पवित्र माना जाता है। तो उसका वैज्ञानिक कारण यही है कि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है, जो कि गंगा के में उपस्थित विषैले पदार्थ तथा जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। विषैले पदार्थ तथा जीवाणु को नष्ट करके गंगा का जल को शुद्ध बना देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु की उपस्थिति के कारण गंगा का पानी शुद्ध होता है तथा पवित्र होता है, अर्थात हम लोग इसे पीने के काम में भी लाते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों कि गंगा जो है मैदानी भाग में हरिद्वार से प्रवेश करती है, यानी हरिद्वार के पहले गंगा अपने कई पर्वत पहाड़ पार करते हुए 200 किलोमीटर के क्षेत्र, यानी 200 किलोमीटर के जंगली क्षेत्र पार करने के बाद यह हरिद्वार में प्रवेश करती है और प्रथम बार यह मैदानी भाग में प्रवेश हरिद्वार से ही करती है। तो हरिद्वार के पहले दोस्तों ये अनेक कई छोटे छोटे जलधाराओं से मिलकर संपूर्ण रूप से गंगा का निर्माण होती है। तो हम आइए दोस्तों उनके बारे में देखते हैं कि जो इसके पहले हरिद्वार में आने से पहले जो ये छोटे छोटे जलधारा से मिलकर गंगा का निर्माण होता है, तो वो कौन कौन सी जलधारा है और उसका नाम क्या है, जहाँ संगम स्थल है उसका नाम क्या है। तो इसे दोस्तों हम लोग पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। पंचप्रयाग को हम लोग सीरियली देखें तो सबसे पहले यह प्रारंभ होता है विष्णु प्रयाग से।
विष्णु प्रयाग से प्रारंभ होता है, नंद प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, अर्थात 5 प्रयाग हैं जिसे कि हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। विष्णु प्रयाग से प्रारंभ होता है और यह विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग तथा देव प्रयाग, अंत में देव प्रयाग में गंगा नदी की छोटी छोटी जलधाराओं मिलके गंगा का निर्माण करती है और वहाँ से फिर यह आगे बढ़ते हुए हरिद्वार में या मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो छोटे छोटे जो जलधारा इसमें मिले हैं वो देखते हैं कि कहाँ पे मिले, उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में यहाँ एक तरफ से विष्णु गंगा जो कि संतोपत हिमानी, जो संतोपत हिमानी से निकलती है, ये भी कुमायूं हिमालय का ही हिस्सा है। संतोपत हिमानी से निकल के और इधर से धौली गंगा आती है। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा की दोनों संयुक्त जलधारा जो कि मिलती है विष्णु प्रयाग के पास, प्रथम संगम हो जाएगा विष्णु गंगा और धौली गंगा का विष्णु प्रयाग। यहाँ पे दोनों मिल करके संयुक्त रूप से एक जलधारा का निर्माण करती है जिसका कि नाम अलकनंदा हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलकनंदा नदी का नाम, अलकनंदा कहाँ पे पड़ता है, तो विष्णु प्रयाग से इस नदी का नाम अलकनंदा पड़ता है, जो 2 छोटी छोटी जलधारा है विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से निर्माण होता है। अलकनंदा फिर आगे की ओर बढ़ती है और अगले प्रयाग में विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग आता है। जो अलकनंदा दाईं ओर से आने वाली नदी नंदाकिनी है। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के उद्गम स्थल को नंद प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से एक नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी ज़्यादा गहरे होने के कारण नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है, इसलिए यहाँ से भी इसका नाम अलकनंदा नाम से आगे बहती है। और हम जानते हैं दोस्तों भूगोल में ऐसा है नदी प्रवाह तंत्र में कि जो नदी ज़्यादा गहरी होगी वो नदी उसमें समाहित होगी। ठीक है, अर्थात हम देखते हैं जैसे गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलता है तो यमुना प्रवाहित होती है गंगा में, यमुना बहती है, वहाँ से गंगा अपने नाम से चलती है, ना कि गंगा यमुना में। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ज़्यादा नदी गहरी रहती है वही अपना नाम से फिर आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार हम देखें कि अलकनंदा जो है यहाँ पे नंदाकिनी में नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिलती है और अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद अलकनंदा फिर कुछ दूरी चलने के बाद ये पिंडार नदी से मिलती है कर्ण प्रयाग जगह पे। अर्थात हम लोग देख रहे हैं तीसरा प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा से और यहाँ भी अलकनंदा नदी सर्वाधिक गहरा होने के कारण अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है। अलकनंदा नदी आगे बढ़ने के बाद रुद्रप्रयाग में अपने बाईं ओर से आने वाली नदी मंदाकिनी से मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल कहाँ पे है, तो रुद्रप्रयाग में है। और रुद्रप्रयाग से फिर ये आगे की ओर बहती है अलकनंदा के नाम से ही। और अलकनंदा अंत रूप में अपना मतलब भागीरथी नदी में जो मिलती है वह देव प्रयाग में मिलती है, यानी कि रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हुए अलकनंदा देव प्रयाग की ओर आती है और देव प्रयाग में अपनी बाईं ओर से आने वाली नदी भागीरथी से मिल जाती है। अर्थात देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गंगा नदी का गंगा नाम कहाँ से पड़ता है, तो देव प्रयाग के बाद से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। और भागीरथी जो है बाईं ओर से आती है, इसका उद्गम स्थल गंगोत्री के गोमुख हिमानी से है, गंगोत्री हिमनद के गोमुख हिमानी से है। और यह भागीरथी जब देव प्रयाग की ओर आगे बढ़ती है तो उसी में एक छोटी नदी, छोटी जलधारा भील गंगा, एक छोटी जलधारा भील गंगा को अपने आप साथ लेके प्रवाहित होती है और यह देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा जो देव प्रयाग में मिलती है, यहाँ से यह गंगा का रूप लेती है और यह वहाँ से थोड़ा आगे चल के ऋषिकेश में प्रवेश करता है, जो कि उत्तराखंड में है। ऋषिकेश के बाद यह सब जंगली इलाके को पार करते हुए सबसे पहले यह हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश करता है। अर्थात गंगा का प्रथम मैदानी भाग प्रारंभ होता है हरिद्वार से। आगे देखते हैं दोस्तों, अब गंगा नदी आगे जो प्रवाहित होती है तो हरिद्वार से 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर, हरिद्वार से 800 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद यह गढ़ मुक्तेश्वर और कानपुर होते हुए यह इलाहाबाद पहुंचती है और वहां पर यह यमुना नदी से
मिलती है, जहाँ पे कि हम लोग जिसका नाम प्रयागराज तीर्थराज, जैसे कि तीर्थराज के नाम से जानते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा यमुना व सरस्वती का संगम होने के कारण इस तरह से हम लोग दोस्तों 5 प्रयाग को देखें और गंगा नदी के बारे में कुछ थोड़ा सा जानें। और आगे देखते हैं दोस्तों गंगा नदी प्रवाह तंत्र में पूरा विस्तार से गंगा नदी कैसे कहाँ से निकलती है और उसमें कौन कौन सा नदी सहायक नदी है, कौन कौन से इसकी सहायक नदी है, किसकी जलधारा को ये साथ लेकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो इसे हम देखेंगे दोस्तों, थोड़ा गंगा नदी का लॉन्ग प्रवाह तंत्र बना के देखते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि पंच प्रयाग देखने के बाद हरिद्वार में गंगा नदी के प्रवेश करने के बाद आगे देखते हैं गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है और गंगा नदी किन किन जलधाराओं को, किन किन नदियों को अपने में समेट के आगे की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम गंगोत्री गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा 2 जलधाराओं का मिलन स्थल है जो कि देवप्रयाग में मिलती है और गंगा कहलाती है। तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों भागीरथी जो है इसका उद्गम स्थल गंगोत्री के गोमुख हिमनद से था जो कुमायूं हिमालय से था, तथा यह आगे बढ़ते हुए अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में से आगे बढ़ने के बाद यह जो है इससे आगे रामगंगा नदी से मिलती है। रामगंगा नदी जिसका कि उद्गम स्थल गढ़वाल हिमालय है, उत्तराखंड में इसका उद्गम स्थल है रामगंगा नदी। और यह कन्नौज के पास, उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास यह जो है मिलता है गंगा नदी में। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए यह गंगा नदी आती है प्रयागराज के पास। तो प्रयागराज में यमुना नदी से मिलता है, जिसे कि हम तीर्थराज के रूप में जानते हैं प्रयागराज गंगा नदी। इसका इलाहाबाद नाम है, गंगा यमुना व सरस्वती का संगम। यहाँ पे यमुना नदी इसमें मिलती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी में से है, यानी हम कह सकते हैं गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। इसका लंबाई 1310 किलोमीटर है। तथा यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद से है। यमुनोत्री हिमनद बंदरपूछ श्रेणी से है। ये उद्गम होने के बाद यमुना नदी भी अपने साथ कई छोटे छोटे जलधाराओं को लेकर चलती है, जैसे कि हम लोग देखेंगे यमुना नदी जो अपने छोटे छोटे जलधाराओं को लेकर चलती है उसमें चंबल, सिंध, बेतवा है, केन है, टोंस है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि यमुना में जो चंबल नदी मिलता है उसमें बनास पहले आके मिलती है, उसके बाद चंबल मिलती है, चंबल जलधारा आगे बढ़ती है और यमुना नदी में इटावा के पास मिलती है। तो यमुना नदी में चंबल सबसे पहले मिलती है और वो इटावा के पास मिलती है। ज्यों ही फिर इटावा के मिलने के बाद ये फिर आगे की ओर बढ़ती है। तो इसमें सीरियली क्रम से देखेंगे तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, बाद में टोंस नदी इसमें मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस तरह से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, उसी प्रकार यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी है। तो गंगा की इस प्रकार सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी है। परंतु हम सीरियली देखेंगे टोंस सबसे लास्ट में मिलता है। चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन, जिसमें कि सिंध के मिलने के बाद बेतवा नदी यमुना नदी से मिलता है हमीरपुर के पास, तथा यह हमीरपुर से मिलने के बाद आगे केन की जलधारा को लेते हुए, टोंस की जलधारा को लेते हुए प्रयागराज में गंगा नदी के पास मिलती है। और गंगा नदी में मिलने के बाद यहाँ पे एक विशाल मेला लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर इसका आयोजन होता है, महाकुंभ का आयोजन होता है इलाहाबाद में। और हम देखते हैं कि गंगा नदी प्रयागराज से आगे बढ़ने के बाद ये वाराणसी के कैथी के समीप जो है गोमती नदी से मिलती है। वाराणसी के कैथी के समीप गोमती नदी से मिलती है, जो नदी गोमत ताल के फुलहर झील से निकलकर लखनऊ होते हुए, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ होते हुए ये वाराणसी के कैथी के पास गंगा नदी में मिलती है। और हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये हरिद्वार से जो प्रयागराज तक का दूरी रहता है लगभग 800 किलोमीटर है। ये हरिद्वार से प्रयागराज तक का दूरी लगभग 800 किलोमीटर है मैदानी भाग, यानी हरिद्वार से 800 किलोमीटर का दूरी तय करते हुए गंगा नदी प्रयागराज में पहुंचती है। तथा इसके बाद यह जो है वाराणसी के कैथी के समीप गोमती नदी से मिलती है और अपनी जलधारा को लेकर आगे बढ़ती है। और गंगा के जलधारा में फिर आगे जाने के बाद सरयू नदी, जो कि अयोध्या जिसके किनारे है, सरयू नदी जो आगे घाघरा के नाम से प्रचलित होती है, जो मपोत्सुंग हिमानी से निकलती है। तथा सरयू नदी का ही नाम घाघरा नदी है, सरयू नदी का ही अन्य नाम घाघरा नदी है। यह आगे चलकर घाघरा नदी आगे चलकर बलिया के पास, उत्तर प्रदेश बलिया के पास गंगा नदी में मिलती है। तथा यहाँ से फिर गंगा नदी के आगे बढ़ने के बाद कुछ दूर आगे चलने के बाद दाईं ओर से सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो बालू के लिए प्रसिद्ध है,
यह जो है आती है। और सोन नदी सोनपुर के पास, सोन नदी सोनपुर के पास जो कि बिहार में पड़ता है, सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तथा बाईं ओर से आने वाली नदी गंडक नदी, गंडक नदी जो है जो कि नारायणी नाम से जाना जाते हैं नेपाल में। और ये छोटे छोटे जलधाराओं से मिलकर इसका निर्माण होता है। तथा इसे शालिग्रामी नदी भी कहते हैं क्योंकि इसमें शालिग्रामी पत्थर पाया जाता है, इसी कारण से इसे शालिग्रामी नदी भी कहते हैं। और मैदानी भाग में इसका नाम नारायणी नदी होता है। तथा यह भारत में जब प्रवेश करते हैं तो इसका नाम गंडक नदी हो जाता है। और ये गंडक नदी गंडक नदी अपनी जलधाराओं के साथ गंगा नदी में हाजीपुर के पास मिलता है। और यहाँ से फिर गंगा नदी आगे बढ़ते हुए जाते हैं और पुनः ये बाईं ओर से आने वाली कोसी नदी, जिसका कि नेपाल में अरुण नदी नाम है, जो कि सप्त धाराओं से मिलकर बना हुआ है। गोसाई थान की चोटी से यानी अत्यंत ही ऊंची चोटी से उतरने के कारण इसका स्पीड बहुत अधिक होता है। तथा इसका स्पीड इतना अधिक रहता है कि यह अपने रास्ते में आने वाले सभी को बहा के अपने जब बाढ़ के समय में, मानसून के समय में बहा के लेके चले जाते हैं। तथा इसी स्पीड के कारण यह अपना रास्ता बहुत जल्दी परिवर्तित कर लेती है, अर्थात हम लोग इसे मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी का नाम से जाने जाते हैं। तथा बिहार के शोक से भी नाम से जानते हैं। अर्थात यह नदी जो है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक माना जाता है, अर्थात मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी भी माना जाता है। यह बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला में यह गंगा नदी से मिलती है। और गंगा नदी आगे की ओर बहती है। जब गंगा नदी आगे की ओर बहती है तो वहाँ पे आगे बढ़ने के बाद पश्चिम बंगाल, यानी कि बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल प्रवेश कर जाती है। अर्थात हम लोग 4 क्रम देखे थे गंगा नदी का विस्तारित राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ती है, अंतिम में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में गिरिया नामक स्थान से, गिरिया एक नामक जगह है, वहाँ से गंगा नदी 2 भाग में, गंगा नदी की जलधारा 2 शाखा में विभाजित हो जाती है। एक शाखा दक्षिण की ओर चली जाती है तथा एक शाखा दक्षिण पूर्व की ओर चली जाती है। वही शाखा जो दक्षिण पूर्व की ओर गई है, जो कि बांग्लादेश की ओर जाती है, उसी पे फड़क्का बांध बनाया गया है। यह फड़क्का बांध भारत सरकार के द्वारा 1974 ईस्वी में बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर बनाया गया था। इससे नहर निकाला गया तथा इससे बिजली उत्पादन किया गया। अर्थात फड़क्का बांध का निर्माण 1974 ईस्वी में किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अवस्थित है। और वहीं से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के गिरिया नामक स्थान से गंगा की जलधारा 2 भाग में विभाजित हुई है। एक धारा जो दक्षिण की ओर चली गई है वो हुगली नदी के नाम से विख्यात है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और हुगली नदी दक्षिण की ओर जाने के कारण से यह दक्षिण में यानी अपने किनारे पड़ने वाले शहरों को एक अच्छा विकास का रूप दिया, औद्योगिक विकास का रूप दिया। एक जल का जो कहते हैं कमी, पानी का कमी, उसको दूर किया। तथा आखिर के दिनों में जब पानी की कमी हो जाती है इस नदी में, हुगली नदी में, तब जो है फड़क्का बांध को बंद करके या थोड़ा पानी का प्रवाह कम करके इसे हुगली नदी में पानी बढ़ाया जाता है, पानी का मात्रा को बढ़ाया जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। और हुगली नदी जो दक्षिण की ओर गई है, इसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल से आकर बहने वाली नदी दामोदर नदी, वह जो है इसमें मिलती है। और हम देखते हैं कि बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो कि गंगा नदी में बाईं ओर से आने वाली सबसे अंतिम नदी, बाईं ओर से आने वाली कहिए या दाहिनी ओर से सबसे अंतिम नदी गंगा नदी में मिलने वाली नदी महानंदा नदी कहलाती है, जो कि कुर्सियोंग से निकलकर, दार्जिलिंग के कुर्सियोंग से निकलकर महानंदा बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी में मिलती है। और बांग्लादेश में जैसे ही गंगा नदी प्रवेश करती है इसका नाम पद्मा हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या है तो पद्मा कहलाता है। और वही पद्मा की जलधारा जब आगे बढ़ती है तो पूर्व की ओर से आने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी, सांगपो नदी, जो कि मेघना के नाम से बांग्लादेश में बहती है, वो मिलकर यानी मेघना नदी पद्मा में मिलकर, मेघना नदी की जलधारा अत्यधिक गहरा होने के कारण वह जो है मेघना नाम से आगे की ओर बहती है। अर्थात जब पद्मा और मेघना दोनों मिल जाता है तो वह जमुना के नाम से आगे बहती है और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और उसके बीच में हम देखते हैं दोस्तों एक नदी बराक नदी भी उसी की जलधारा में आकर मिलती है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों गंगा नदी प्रवाह तंत्र के बारे में। एक दोस्त का कमेंट आया था कि कुछ नदी के बारे में बताएं, तो नदी के बारे में गंगा नदी प्रवाह तंत्र के बारे में बताए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि सिंधु नदी प्रवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र के बारे में भी विस्तार से बताएं थोड़ा। और जो भी दोस्तों ज़रूरत हो इसी तरह से कमेंट करके हमें बताएं कि क्या चीज़ के बारे में बताएं। और आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, इसे एक बार नहीं 2-3 बार देखें
ताकि आप लोग के मन में ये बैठ जाए क्योंकि ये चीज़ मन में जब बैठ जाएगा तो फिर परीक्षा में बनाने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि एक दिमाग मैप, एक नक्शा आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किस तरह से कौन सा नदी कहाँ पे मिलता है। ठीक, अब जगह को नोटिफाइड करके उसमें मतलब टिक करके उसको लिखते जाइए और पेन पेपर लेके साथ में लिखते भी जाइए और वीडियो को भी साथ में देखिए, एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम आगे भी और वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों का कमेंट्स आते रहेगा तो और अच्छा रहेगा, हमें मदद मिलेगा वीडियो बनाने में। और जो भी गलती होता है उसे मतलब आप कमेंट में बताएं, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें और हमें सुझाव भी दें कि क्या क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से हम करें जो कि आप लोग के लिए अच्छा हो। और कमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे जिससे कि हमें और सहानुभूति मिलेगा और हमें जज्बा मिलेगा, उत्साह मिलेगा बनाने का, और हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों।